हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में, जो कि डेडिकेटेड क्लास होती है हमारी बिहार एसटीईटी 2023 को लेके। तो कल हमने स्टार्ट किया था मैराथन पार्ट, तो मैराथन का एक पार्ट हमारा आ चुका है जो कि कल का वीडियो था। तो यदि आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है या फिर किसी भी कारण से आपको वीडियो छूट गया है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं मैराथन को। उसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर एक लेवल वहां पे कवर किया गया है। तो आप जाकर देख सकते हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट उसके रिगार्डिंग क्रिएट किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे, यानी कि आज बात करेंगे हम पार्ट 2 के बारे में। तो आज का जो मैराथन होगा वो पार्ट 2 होगा। और पता ही है आपको कि यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। जहां पे रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेनेशन का, वहां पे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो हम वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग है, आपको पता ही है। और नए हैं अगर आप, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, इस कोड को स्कैन करके, डिजिटल जमाना है, स्कैन कीजिए और जुड़ जाइए चैनल से, यानी सब्सक्राइब आप कर लीजिए। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए, पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आउट ऑफ 65 क्वेश्चन 65 डाले गए हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो पता ही आपको, इजी है, मॉडरेट है और डिफिकल्ट है। आपको फोकस ज्यादा किस पे करना है? इजी टू मॉडरेट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज्यादा नंबर आप यहीं से गेन कर पाएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन कम रहेंगे, तो ये कम के चक्कर में आप बड़े वाले को मिस नहीं करेंगे ना। तो इसलिए इजी टू मॉडरेट पे आप ज्यादा फोकस करिए। और आप लोग शेयरिंग कम करते हैं और साथ ही साथ कमेंट भी नहीं करते हैं कि कितना आपका स्कोर हुआ, कैसा लगा। तो कमेंट प्लीज किया कीजिए, अच्छा लगता है देखकर, क्योंकि आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। इसलिए हर वीडियो पे आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि ऑडियंस ज्यादा रहेगी तो फिर पढ़ाने में भी मजा आएगा। ठीक है ना? चलिए, तो आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, द पैरिटी बिट इज एडेड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। किस पर्पस के लिए पैरिटी बिट को ऐड किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास, इनहेंसिंग डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। ऑप्शन बी है एरर डिटेक्शन इन कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी है कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल वन। और ऑप्शन डी है आपका हैशिंग। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता ही है कि आंसर करने के लिए क्या करना है। आप जैसे ही वीडियो आता है आप पॉज कर दीजिए, कॉपी में अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आंसर बता देंगे तो फिर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो अगर बात करें कि पैरिटी बिट को ऐड किस पर्पज से किया जाता है, तो एरर डिटेक्शन इन कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन के लिए ऐड किया जाता है। ठीक है, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कंपाइल टाइम एरर्स क्या होता है? इज सिंटेक्स एरर, इज सिमेंटिक्स एरर, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ दिस। यानी कि बोथ ए एंड बी आप मान लीजिए इसको, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो जो आपका कंपाइल टाइम एरर होता है वो सिंटैक्स एरर भी होता है और सीमेंटिक्स एरर भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है कि टोकन क्या है? अ टोकन इज व्हाट? कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम ऑपरेटर। बताइए टोकन क्या होता है? तो टोकन जो होता है आपका वो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, सी इसका करेक्ट आंसर है। और देखा जाए तो ये सेशन जो हमारा है वो एक तरह का रैपिड फायर सेशन है। ठीक है ना? अगर देखा जाए तो रैपिड फायर सेशन है, क्योंकि अगर रैपिड फायर नहीं करेंगे और हर क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे बहुत डीप में, तो फिर 65 क्वेश्चन एक घंटे में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है, तो उसमें थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। ठीक है ना? तो घबराने की बात नहीं है, आपको एक घंटे में अच्छे लेवल के क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन का जहां जहां जरूरत है वहां हम करते चलेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is not the member of class? क्लास का मेंबर कौन इनमें से नहीं है? स्टैटिक फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, कॉन्स्ट फंक्शन और वर्चुअल फंक्शन। बताइए कौन नहीं है? नॉट की बात हो रही है। स्टैटिक है, कांस्टेंट है, वर्चुअल है। फ्रेंड कहीं सुने हैं आप? नहीं सुने। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? फ्रेंड फंक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि which of the following concept provides facility of using object
ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे कंसेप्ट की बात हो रहा है कि कौन सा कंसेप्ट है जो प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास। क्वेश्चन समझ में आ गया। इनकैप्सुलेशन, कंपोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। देखिए बात करते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और एक टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म। ये चारों क्या हैं? ये चारों हैं क्या? पिलर्स ऑफ ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ये क्या है? चारों पिलर्स हैं, ठीक है। आई होप कि इसके बारे में आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, सब बेसिक टर्म्स है, ये सब आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो कौन सा कंसेप्ट है जो प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, कंपोजिशन इसका सही जवाब है, ठीक है। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगला कह रहा है कि अ बटन, बटन के बारे में आपसे पूछ रहा है, दैट मेक्स कैरेक्टर्स आइदर अपर केस और लोअर केस एंड नंबर्स और सिंबल्स इज व्हाट। यानी कि सिंपली आपसे एक बटन के बारे में पूछ रहा है, कीबोर्ड के एक बटन के बारे में पूछ रहा है, जो कि प्रेस करके करेंगे तो आप अपर केस में भी जा सकते हैं, लोअर केस में भी जा सकते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट, होम, नम लॉक। देखिए सिंपल सी बात है कि एक बटन आता है क्या? शिफ्ट का, और मान लीजिए कि आपका जो कैप्स लॉक है वो ऑफ किया हुआ है, तो अगर कैप्स लॉक ऑफ है, आप शिफ्ट प्लस कोई भी, जैसे मान लीजिए कि ए प्रेस कर दिए, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? ये कैपिटल लेटर में आ जाएगा, ठीक है। यदि आपका कैप्स लॉक ऑन है और तब आप शिफ्ट प्लस कोई भी बटन प्रेस करेंगे, यानी कि अल्फाबेट का, तो वो किस में आ जाएगा? वो स्मॉल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो पता चल ही क्या होगा, कौन ऑप्शन सही है? शिफ्ट इज द राइट आंसर। क्या है? शिफ्ट इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, हेडर फाइल्स हैव द फाइल एक्सटेंशन। सिंपली पूछ रहा है कि जो हेडर फाइल होता है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एच, एच ई, एच ई ए, एच ई ए डी। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हेडर फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एच। क्या होता है? डॉट एच इसका क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 8, इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस a public data member of base class will be treated in a derived class as what। देखिए सिंपली आपसे कह रहा है कि प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में जो पब्लिक डेटा मेंबर होता है बेस क्लास का, वो ट्रीट किया जाता है इन अ derived क्लास एज व्हाट? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, नन ऑफ दिस। तो वो कैसे ट्रीट किया जाता है? एज अ पब्लिक। ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इसका करेक्ट जवाब है, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन इन्यूमरेटेड डेटा टाइप ब्रिंग्स टुगेदर अ ग्रुप ऑफ व्हाट। जो इन्यूमरेटेड डेटा टाइप होते हैं वो एक साथ किस ग्रुप को लाते हैं? ग्रुप ऑफ व्हाट? आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, रिलेटेड डेटा वेरिएबल्स, इंटीजर विथ यूजर डिफाइंड नेम्स, कांस्टेंट वैल्यूज। बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें? तो देखिए जो इन्यूमरेटेड डेटा टाइप होता है वो एक साथ किसको लाता है? कांस्टेंट वैल्यूज को एक साथ लाता है। इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है कि रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर लॉन्ग डेटा टाइप इज व्हाट। और ऑप्शन में थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, ये ऑप्शन इसमें गलत दे दिया है। जैसे ऑप्शन ए आप लिखेंगे -2^31 टू 2^31 -1। ऑप्शन बी लिखेंगे -2^64 टू 2^64। ये एक साथ लिख दिया 264, ठीक है ना। तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन सी दिया हुआ है -2^63 टू 2^63 -1, और ऑप्शन डी दिया हुआ है -2^32 टू 2^32 -1। बताइए अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो रेंज होता है आपका वैल्यू का फॉर लॉन्ग डेटा टाइप वो होता है -2^63 टू 2^61 -1। सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। अगला
अगला कह रहा है कि which of the following represents a hexadecimal number, कौन इसमें से हेक्साडेसिमल नंबर को डिनोट कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है। हेक्साडेसिमल नंबर, ऑप्शन आपके पास 570, बी है हेक्स 5, OX9G OX5। तो देखिए हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 to 9 तो होता ही है और A to F भी होता है, ये तो पता ही है। तो बताइए ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। किसमें? सी में। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो क्या है? सिंपली आपसे फंक्शन पूछ रहा है आपका। रिलेशनल ऑपरेटर डज व्हाट? assigns one operand to another, yields a boolean या logical result, compares two operands, logically combines two operand। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो कंबाइन करता है क्या, दो ऑपरेंड को। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, आपसे पूछ रहा है कि लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर ये क्या करता है, ये पूछ रहा है आपसे। कंपेयर टू न्यूमेरिक वैल्यूज, कंबाइन टू न्यूमेरिक वैल्यूज, कंपेयर टू बुलियन वैल्यूज, बोथ 1 and 2। बताइए लॉजिकल एंड लॉजिकल और ये क्या करता है, जो दोनों ऑपरेटर है? तो वो आपको कंपेयर करेगा दो न्यूमेरिकल वैल्यू को और कंपेयर करेगा दो बुलियन वैल्यू को। डी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 3 इसका करेक्ट आंसर है। 1 and 3 बोले या फिर ए एंड सी, बात एक ही है, भावनाओं को समझिए आप। ठीक है ना? नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि इफ अ क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई देन वाई इज डैश ऑफ एक्स। अगर क्लास एक्स है वो इनहेरिट करता है क्लास वाई से, तो उस समय वाई क्या हो जाएगा एक्स का? सुपर क्लास, सब क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नन ऑफ दीज। बताइए क्या हो जाएगा आपका वाई? तो वाई जो हो गया आपका क्या हो जाएगा? सुपर क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर क्लास इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स आर व्हाट? ऑप्शंस देखिए और बताइए कि सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। अब ऑपरेटर तो पढ़ेंगे हम नहीं, देख लीजिए और आंसर कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके ये वाले, ये वाले, ये वाले। पढ़ना जरूरी है क्या? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें एक मिसिंग है, आप इसमें नॉट इक्वल टू भी कर सकते हैं। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला, एन इनलाइन फंक्शन इज व्हाट? इनलाइन फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रीफिक्स्ड विथ कीवर्ड इनलाइन, ऑप्शन बी कह रहा है डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास, ऑप्शन सी कह रहा है प्रीफिक्स्ड विथ इनलाइन ऑन द हेडर एंड डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ दिस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो आपका इनलाइन फंक्शन होता है वो प्रीफिक्स्ड होता है इनलाइन के साथ ऑन हेडर और डिफाइन होता है आउटसाइड द क्लास। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है आपसे कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या है? आर स्पेशल फंक्शंस, हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास, हैव नो रिटर्न टाइप, ऑल ऑफ दिस। कंस्ट्रक्टर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? वो स्पेशल फंक्शन भी है, सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास भी है और कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन सही कौन हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ड्राइव्ड क्लास एज व्हाट? ये क्वेश्चन शायद रिपीट लग रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए पब्लिक। पब्लिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्यू इंसर्शन इज डन एट डैश एंड। समझिए कि
किस एंड पे ये हो रहा है, एट व्हाट, यानी कि सिंपली आपसे एंड के बारे में पूछ रहा है कि किस एंड पे इंसर्शन होता है क्यू में। ऑप्शन है रेयर फ्रंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। देखिए बात हो रही है क्यू की, किसकी बात हो रही है, क्यू की। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी बोले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बात एक ही है। और अगर देखा जाए इसमें इंसर्शन, तो इंसर्शन किस एंड से होता है, इंसर्शन होता है रेयर एंड से, और डिलीशन होता है फ्रंट एंड से। ठीक है, करेक्ट आंसर इज इंसर्शन रेयर, रेयर इज द राइट आंसर, ए। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, द नंबर्ड पोजीशन ऑफ अ लेटर इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड व्हाट। नंबर्ड पोजीशन किसी लेटर का एक स्ट्रिंग में, उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन, इंटीजर पोजीशन, इंडेक्स, लोकेशन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अ वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन रेफर्ड टू एज व्हाट। वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन रेफर्ड टू व्हाट, स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल, क्या बोलते हैं उसको। अगर फंक्शन के अंदर में डिफाइन किया जा रहा है वेरिएबल तो लोकल होता है, अब बाहर हो रहा है तो ग्लोबल हो रहा है कि नहीं। वेरी सिंपल कंसेप्ट, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम फाइल। किस फंक्शन का यूज किया जाता है सिंगल लाइन को पढ़ने के लिए फ्रॉम फाइल, रीड लाइन, रीड लाइंस, रीड स्टेटमेंट, रीड फुल लाइन। देखिए ये दोनों तो आपको पढ़ना ही नहीं है, पहले बात ये है कि ये दोनों होता भी नहीं है, रीड लाइन और रीड लाइंस। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो आपको यही दोनों उसमें पढ़ना है, हमने पढ़ा भी रखा है इसके कंसेप्ट के बारे में, है कि नहीं। तो सिंगल लाइन की बात हो रही है तो रीड लाइन इज द राइट आंसर, ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए। Which of the following cannot be converted in a recursive function? इनमें से किसको रिकर्सिव फंक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट। फैक्टोरियल प्रोग्राम, रैंडम फंक्शन जनरेशन, बाइनरी सर्च, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बताइए। तो इसमें जो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता रिकर्सिव में वो आपका रैंडम फंक्शन जनरेशन, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन इन क्यू आर नोन एज। इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो क्यू में होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पुश, पॉप, इन क्यू, डी क्यू, इंसर्ट, डिलीट, नन, क्या बोलते हैं उसको। इन क्यू मतलब इंसर्ट का ऑपरेशन और डी क्यू मतलब डिलीट का ऑपरेशन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, which cable connector are used to connect a cable from router's console port to PC। केबल कनेक्टर की बात कर रहा है जिसको यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए केबल फ्रॉम राउटर्स कंसोल पोर्ट टू पीसी। RJ11, RJ12, RJ45, नन, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स सेंट्रल कंट्रोलर और हब। सेंट्रल कंट्रोलर से बाकी नोड भी कनेक्टेड हैं, इसको क्या बोलते हैं, याद आ गया होगा, क्या बोलते हैं इसको, स्टार बोलते हैं। चलिए इसका तो आंसर स्टार हो गया। मेश के केस में क्या होता है कि सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, सब आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, इसको क्या होते हैं बोलते हैं, मेश बोलते हैं। बस में क्या होता है कि एक बस होता है उसमें बाकी नोड इससे कनेक्टेड रहते हैं, ये आपका बस का कंसेप्ट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 27 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब लैंग्वेजेज ऑफ एसक्यूएल इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन, डिलीटिंग रिलेशन एंड रिलेटिंग स्कीमास। कौन सा वो सब लैंग्वेज है एसक्यूएल का जिसको यूज किया जाता है स्ट्रक्चर, डिलीटिंग रिलेशन और रिलेटिंग स्कीमा को डिफाइन करने के लिए। ऑप्शन है DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज,
बी है DDL यानी कि डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, सी है क्वेरी और डी है आपका रिलेशनल स्कीमा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बात हो रहा है डिफाइन करने के लिए, सिंपल सा बात है, तो डिफाइन के बाद हो तो क्या हो जाएगा? डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि डीडीएल में आते हैं कौन कौन से कमांड, तो डीडीएल में आपके आ जाते हैं क्रिएट, फिर अल्टर, ड्रॉप, ये सब आ गया किस में? डीडीएल में। बात करते हैं डीएमएल में, तो डीएमएल में क्या क्या आते हैं? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है। होता है एक डीसीएल भी है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें आता है ग्रांट, रिवॉक, ग्रांट और रिवॉक। ठीक है, समझ में आ गया? आप नोट डाउन भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट 28 कह रहा है कि ए डैश इज अ क्वेरी दैट रिट्रीव्स रोज फ्रॉम मोर देन वन टेबल और व्यू। क्वेरी के बारे में पूछ रहा है जो कि रिट्रीव करता है रो को कहां से? मोर देन वन टेबल या व्यू से। ऑप्शन है स्टार्ट, इंड, ज्वाइन, ऑल ऑफ दिस। क्या है वो? ज्वाइन है। क्या है वो? ज्वाइन है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि डेटाबेस डैश कंट्रोल्स द कनेक्शन टू एन एक्चुअल डेटाबेस स्टेबलाइज फ्रॉम विदिन अ पाइथन प्रोग्राम। उसको क्या बोलते हैं? अ डेटाबेस दैट कंट्रोल्स डैश कंट्रोल्स द कनेक्शन टू एन एक्चुअल डेटाबेस एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम विदिन अ पाइथन प्रोग्राम। क्या बोलते हैं इसको? डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, फेच ऑब्जेक्ट, क्वेरी ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको दो बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, आप भी इसको पढ़ा कीजिए। क्यों? क्योंकि एक बार में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो दो बार आपको पूरा चाप के क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो ऑप्शन गलत आप मार देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 29 का, वो है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज द राइट आंसर। बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट ASCII आस्की इज कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स व्हाट। पहले बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की। ASCII फुल फॉर्म क्या होता है इसका? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो बात हो रही है आस्की। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि प्रोवाइड कितना करता है? 2⁷ कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, तो 2⁷ कितना हो जाएगा? 128 कैरेक्टर। डी इसका सही आंसर है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। 2⁷ 128। ठीक है, अगला अगला कह रहा है कि इन अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन इंस्ट्रक्शन साइकिल द फर्स्ट साइकिल इज कॉल्ड व्हाट। देखिए, इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात हो रही है, तो सबसे पहले उसमें क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके पास एग्जीक्यूट, स्टोर, फेच, डिकोड। सबसे पहले क्या होगा? फेच होगा, फिर स्टोर होगा, फिर डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही होगा ना? तो सबसे पहले क्या होगा? फेच होगा। क्लियर है बात? सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग टू सेल्स इनटू सिंगल सेल्स। क्या कह रहा है? ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा है कि ऑफ कंबाइनिंग टू सेल्स इनटू सिंगल सेल इन एक्सेल, उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइन सेल, मर्ज टेबल, ज्वाइन टेबल। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? दैट इज कॉल्ड मर्ज सेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मर्ज सेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि which of the following can be used to store a large number of files in a small amount of storage space। बात हो रहा है कि to store a large number of files, फाइल की संख्या बहुत ज्यादा है और उसको किसमें लाना है? स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस में लाना है, यानी कि सिंपली क्या करना पड़ेगा? उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंप्रेस करना पड़ेगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, फाइल एडजस्टमेंट, फाइल कॉपिंग, फाइल कंप्रेशन, फाइल कंपैटिबिलिटी। तो पता तो चल ही गया होगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फाइल कंप्रेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का एग्जांपल कौन सा नहीं है। अब हार्डवेयर क्या होता है कि जो छुआ जा सके वो हार्डवेयर है, जिसको नहीं छू सकते सॉफ्टवेयर है। बचपन की बातें आपको याद आ गया होगा। स्कैनर, प्रिंटर, इंटरप्रेटेड, माउस। देखिए स्कैनर क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। माउस क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। तो कौन नहीं है सो पूछ रहा है, तो इंटरप्रेटर नहीं है। ये क्या है, ये एक तरह से सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंटरप्रेटर। Which of the following is not a function of control unit? कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन नहीं है। रीड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, नन ऑफ दीज। कंट्रोल यूनिट का क्या नहीं है फंक्शन, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो रीड तो है, एग्जीक्यूट भी है, इंटरप्रेट भी है, तीनों सही है। तो कौन नहीं है, तो सही सा बात है क्या, कोई भी नहीं। डी इसका सही जवाब हो जाएगा, नन ऑफ दिस। कोई भी इसमें से ऑप्शन करेक्ट आपका नहीं है। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा 36, सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज व्हाट। सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए, एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन उसको क्या बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, डेटाबेस प्रोग्राम, डेटा वेयर हाउस। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डेटाबेस प्रोग्राम। इसका सही जवाब क्या है, डेटाबेस प्रोग्राम इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड व्हाट। जो ईमेल अकाउंट है वो इंक्लूड करता है क्या, स्टोरेज एरिया को। उसको क्या बोलते हैं, अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स, आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं उसको, स्टोरेज एरिया जो इंक्लूड कर रहा है दैट इज मेल बॉक्स। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम लोग मेल बॉक्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। अनसॉलिसिटेड मतलब क्या होता है, अननोन होता है, अननोन। तो अननोन ईमेल को क्या बोलते हैं, न्यूज ग्रुप, यूजनेट, स्पैम, फ्लेमिंग। ये सब तो आप सुनवो नहीं किए होंगे ईमेल के टर्म में। करेक्ट आंसर क्या है इसका, स्पैम। सुनते ना कि स्पैम ईमेल्स है, तो वो अननोन होते हैं। ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। 39 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ए इज द राइट आंसर। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि सेट ऑफ कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर इज आर व्हाट। कौन सा इसमें से कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए और आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, टर्नरी ऑपरेटर कौन सा है, डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है, डी। क्लियर है बात, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑपरेटर हैज लोएस्ट प्रेसिडेंस। लोएस्ट प्रेसिडेंस इसके बारे में हम कल भी आपसे चर्चा किए हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कल भी आपसे चर्चा किए हैं, लेकिन वहां पे हम क्या बताए थे आपको, पेमदास के बारे में। पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसके बारे में हम बताए थे। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ऑपरेटर के पास लोएस्ट प्रेसिडेंस है, साइज ऑफ, असाइनमेंट, यूनरी और कॉमा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, तो लोएस्ट है वो क्या है, कॉमा। कॉमा के पास लोएस्ट प्रेसिडेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट सी प्लस प्लस में str_len, ये जीरो नहीं है, ये पैरेंथेसिस है। फंक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाट, str_len। ये फंक्शन का यूज किसके लिए किया जाता है, काउंट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, कॉपी टू ए स्ट्रिंग, कंपेयर टू ए स्ट्रिंग, कॉनकैटिनेट टू ए स्ट्रिंग। किसके लिए किया जाता है, तो सिंपल बात क्या है, लेंथ की बात हो रही है, यानी कि सिंपली लेंथ की बात हो रही है। तो क्या, काउंट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, लेंथ को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। अगला
अगला कह रहा है कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? सिंपली आप बताइए कि सी प्लस प्लस में एरे कहां से स्टार्ट होता है? तो कहां से होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जीरो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स, डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स दैट इनेबल्स कॉमर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स जो कि इनेबल करता है कॉमर्स को अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, उसको क्या बोलते हैं? इंटरएक्टिविटी, ग्लोबल रीच, रिचनेस, एबिक्विटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल बाउंड्रीज के भी बाहर की बात हो रही है, यानी कि पूरा ग्लोबल की बात हो रही है, कि वहां की डायमेंशन की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको, ग्लोबल रिच इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल रिच। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ ई कॉमर्स। मेजर टाइप कौन सा नहीं है ई कॉमर्स का? देखिए, सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। सी टू बी क्या मतलब क्या है? इसका मतलब है कंज्यूमर टू बिजनेस। क्या है इसका मतलब? कंज्यूमर टू बिजनेस। बी टू सी का क्या है मतलब? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। सी टू सी मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन नहीं है मेजर टाइप ऑफ ई कॉमर्स? तो सी टू बी जो कंज्यूमर टू बिजनेस है ये नहीं है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर ना होगा। आप हैं सो बड़े बड़े कंपनीज को थोड़े जाएंगे सेल करने। अगर आप कंज्यूमर हैं तो आप बड़े बड़े कंपनीज को थोड़े जाएंगे सेल करने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द थ्री फेज ऑफ ई कॉमर्स। जो तीन फेज होते हैं ई कॉमर्स का, उसमें से ये कौन सा ऑप्शन है जो कि कंसीडर नहीं किया जाता है? ऑप्शन है इनोवेशन, कंसोलिडेशन, प्रिजर्वेशन, इन री इन्वेंशन। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तीन फेज में से नहीं आता है। तो जो आपका प्रिजर्वेशन है वो तीन फेज में से नहीं आता है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी सब आता है। सी इज द राइट आंसर। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करना। प्रिवेंशन जो सुने ना टर्म, उसी से बना है प्रिजर्वेशन, तो ये नहीं है। Which segment do eBay, Amazon.com belong? जो आप सुनते हैं ना कि eBay है, Amazon है, Flipkart है, वो किस सेगमेंट से बिलोंग करता है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आप eBay से सामान खरीदते हैं तो ये तो बिजनेस वाला हो गया, और वो डिलीवर करता है डायरेक्ट आपको आकर, यानी कि आप कंज्यूमर है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी टू सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी टू सी। समझ गए बात कैसे है? ये बड़ा बिजनेस है, ठीक है, और ये किससे काम कर रहा है? किस पे काम कर रहा है? आपको सामान डिलीवर कर रहा है, तो आप कंज्यूमर हैं, तो डायरेक्ट ये कैसा है? बिजनेस टू कंज्यूमर। ये किसी बिजनेस को नहीं बेचता है, यानी कि अमेजन जो है सब किसी जैसे क्वालकॉम भी बिजनेस है, तो अमेजन से क्वालकॉम को प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। तो ये बिजनेस टू बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस टू कंज्यूमर है। ठीक है, समझ में आ गया बात? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ ई कॉमर्स वाज डैश। जो प्राइमरी सोर्स था फाइनेंसिंग का अर्ली ईयर्स यानी पहले के समय में ऑफ ई कॉमर्स वाज व्हाट? बैंक लोन, लार्ज रिटेल फर्म्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसी को बोलते हैं शॉर्ट में आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए, जो प्राइमरी सोर्स था फाइनेंसिंग का ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ ई कॉमर्स वो था वेंचर कैपिटल फंड्स। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट यू ऑनलाइन एक्सेप्ट व्हाट। किसी एक को छोड़कर आपको बताना है कि वो कौन सा टेक्नोलॉजी है जो कि गैदर करता है आपके बारे में इंफॉर्मेशन, वो भी ऑनलाइन फॉर्म। स्पाईवेयर, कुकीज, जीमेल, एनोनिमाइजर। देखिए, स्पाईवेयर तो अगर स्पाई कर रहा है, जासूसी कर रहा है, वो तो रखेगा ही आप पे नजर।
कुकीज है, आप कोई भी चीज सर्च करते हैं किसी वेबसाइट पे, जैसे मान लीजिए कि आपको घड़ी खरीदना है या फिर कोई मोबाइल खरीदना है अमेजन या फ्लिपकार्ट से, आप वहां पे सर्च किए, थोड़ी देर बाद अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक खोल रहे हैं तो वो ऐड आपको वहां पे दिखेगा। ये किसके कारण होता है? कुकी के कारण। तो ये भी आप पे दिख रहा है। उसके बाद क्या है? जीमेल, जीमेल भी है। तो क्या नहीं है? एनोनिमाइजर नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन B2C ई कॉमर्स आर व्हाट। बिजनेस टू कंज्यूमर की बात हो रही है। बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन B2C ई कॉमर्स वो क्या है? स्मॉल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, फ्रेश प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है वो? तो वो है आपका डिजिटल प्रोडक्ट। क्या है वो? डिजिटल प्रोडक्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि व्हाट डज OS X हैज। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि OS X है क्या। तो OS X जो है ना, यहाँ पे बात हो रही है मैक OS X के बारे में, यानी कि वर्जन 10 की बात हो रही है। X मतलब 10 रोमन में लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम 10 किसका? मैक का। डेवलप कौन करता है इसको? एप्पल के द्वारा किया जाता है। मैक किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का है, उसका प्रोप्राइटी है इस पे। तो देखिए, आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट डज OS X हैज? मोनोलिथिक कर्नल विथ मॉड्यूल्स, माइक्रो कर्नल, मोनोलिथिक कर्नल, हाइब्रिड कर्नल। तो जो OS X है उसके पास क्या था? हाइब्रिड कर्नल था। अब हाइब्रिड कर्नल होता क्या है? तो ये कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट कर्नल्स है। ये क्या है? कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट कर्नल्स। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ये होता क्या है हाइब्रिड कर्नल? कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट कर्नल्स। ये सब छोटे छोटे पॉइंट जो आपको लिखवाते चलते हैं वो प्लीज अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कैस्केडिंग टर्मिनेशन refers to termination of all child processes if the parent process terminates what। जो देखिए कैस्केडिंग टर्मिनेशन की बात हो रही है, ये रेफर करता है किसको? टू द टर्मिनेशन ऑफ ऑल चाइल्ड प्रोसेसेस। अगर पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट करता है क्या? एबनॉर्मली या एबनॉर्मली, एबनॉर्मली, नॉर्मली, नन ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि टाइप एक तरह से पूछ रहा है, कैसे, क्या, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, जो अगर पेरेंट्स प्रोसेस टर्मिनेट्स नॉर्मली या एबनॉर्मली, उस केस में क्या हो जाएगा? कैस्केडिंग टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, नॉर्मली और एबनॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात हो रहा है FCFS। FCFS मतलब क्या होता है? FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, इसकी बात हो रही है। एल्गोरिदम इज पार्टिकुलरली ट्रबलसम फॉर व्हाट। जो FCFS एल्गोरिदम होते हैं वो पार्टिकुलरली ट्रबलसम होते हैं किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो देखिए, जो आपका FCFS एल्गोरिदम होता है वो पार्टिकुलरली ट्रबलसम होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आपके मन में चल रहा होगा थोड़ा इसके बारे में भी जानना है, टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में। तो देखिए, टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है? इन टाइम शेयरिंग सिस्टम, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इन टाइम शेयरिंग सिस्टम ईच यूजर, हर एक यूजर जो होता है, ईच यूजर नीड्स टू गेट, टू अलग है, गेट अलग है, इसके बाद यहां लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है थोड़ा सा। नीड्स टू गेट अ शेयर, नीड्स टू गेट अ शेयर ऑफ CPU एट रेगुलर इंटरवल। देखिए, टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो हर एक यूजर होता है वो नीड्स टू गेट अ शेयर, उसको शेयर की जरूरत पड़ती है किसका? CPU का रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, ये होता है किसमें? टाइम शेयरिंग सिस्टम में। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो FCFS एल्गोरिदम है वो पार्टिकुलरली ट्रबलसम फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है पॉइंट? और जो लिखवाए हैं पॉइंट्स टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में, ये भी प्लीज नोट डाउन आप कर लीजिए। ये तो FCFS का फुल फॉर्म है, तो ये तो अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन मेमोरी होता है वो क्या एकोमोडेट करता है? एकोमोडेट्स व्हाट? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूजर प्रोसेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो देखिए, जो आपका मेन मेमोरी होता है वो एकोमोडेट करता है। अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करें
तो इसका करेक्ट आंसर बी भी है और सी भी है। यूजर प्रोसेस को भी एकोमोडेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एकोमोडेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है तो ऑप्शन सी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। लेकिन अगर आमतौर पर देखा जाए तो यूजर प्रोसेसेस को भी एकोमोडेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एकोमोडेट करता है। कौन? मेन मेमोरी। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं है तो ऑप्शन सी आप टिक करेंगे। और अगर कहीं दे दिया कि बोथ बी एंड सी, अगर बोथ बी एंड सी का ऑप्शन है तो आप इसी को ही टिक करेंगे। लेकिन अगर एक ऑप्शन अवेलेबल है तो दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, उस केस में हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया हम क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इन सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सिंगल लेवल डायरेक्टरी की बात हो रही है, उसमें क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास ए, ऑल फाइल्स आर कंटेन्ड इन सेम डायरेक्टरी, all files are contained in different directories at all the same level, depends on operating system, none of the mentioned। बताइए सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है? तो सिंगल लेवल डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स होते हैं सारे फाइल्स एक ही डायरेक्टरी में होते हैं, यानी सेम डायरेक्टरी में होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला CISC आर्किटेक्चर। In CISC architecture, most of the complex instructions are stored in what? Where? बात हो रही है CISC यानी कि कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और इसके आर्किटेक्चर में जो मोस्ट ऑफ द कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कहां पे स्टोर होते हैं? सीमॉस, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड। सीमॉस मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये सब होता क्या है बारे में डिटेल्स मत जानिए, सब इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज है, ज्यादा आपसे पोस्टमार्टम करके नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है ना, तो ज्यादा घबराना भी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन CISC आर्किटेक्चर में कहाँ स्टोर होता है? तो ये स्टोर होता है आपका ट्रांजिस्टर में। सी इसका राइट आंसर है, ट्रांजिस्टर में स्टोर होता है, ठीक है, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन बोथ CISC एंड RISC, CISC का फुल फॉर्म आपको पता चल गया है, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और RISC होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये आप खुद से लिख लीजिए, R मतलब यहाँ पे बस रिड्यूस्ड होगा, बाकी फुल फॉर्म सेम होगा, ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। हैव बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस व्हाट? जो CISC और RISC आर्किटेक्चर को डेवलप किया गया है वो किस चीज को रिड्यूस करने के लिए किया गया है? ऑप्शन है टाइम डिले, सिमेंटिक गैप, कॉस्ट, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। देखिए अगर आपका कंसेप्ट सही से क्लियर नहीं रहेगा ना तो आप डी मार्क के निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका डी करेक्ट आंसर नहीं है। हमको पता है कि मैक्सिमम लोग इसका डी लगा देंगे आंसर, और ये सब ऑप्शन आपको बस फंसाने के लिए दिया जाता है। सिमेंटिक गैप क्या होता है? सिमेंटिक गैप एक गैप होता है बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। जो सिमेंटिक गैप होता है वो गैप होता है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच का गैप है वो, क्या? सिमेंटिक गैप। और करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी, सिमेंटिक गैप, ठीक है। नेक्स्ट, ISA का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। ISA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल अमेरिकन स्टैंडर्ड, नन ऑफ द मेंशन्ड। ISA का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए पहले इसके बारे में जान लीजिए। ISA क्या होता है? ISA आपका आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड है। ये क्या है आपका? आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड है, जिसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया था IBM के द्वारा। जो IBM कंपनी है उसी ने इसको डेवलप किया था ISA को। और किसके लिए किया था? ये किया था पर्सनल कंप्यूटर के लिए, पीसीज के लिए इसको डेवलप किया गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फुल फॉर्म। फुल फॉर्म होता है इसका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ए इज द राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि ए बिट यूज्ड टू इंडिकेट वेदर द ब्लॉक वाज रिसेंटली यूज्ड और नॉट। एक बिट है जिसको यूज किया जा रहा है इंडिकेट करने के लिए कि ब्लॉक जो है सो रिसेंटली यूज किया गया है कि नहीं। उसको कौन सा बिट बोलते हैं? रेफरेंस बिट, डर्टी बिट, कंट्रोल बिट, आइडल बिट। तो एक ऐसा बिट जिसको यूज किया जाता है इंडिकेट करने के लिए कि ब्लॉक जो है सो रिसेंटली यूज है या नहीं, वो होता है आपका डर्टी बिट। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका डर्टी बिट। इसका दूसरा नाम क्या है? डर्टी बिट बोले
या फिर इसका दूसरा नाम है मॉडिफाइड बिट, ये भी आप लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका? मॉडिफाइड बिट, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in order to read multiple bytes of a row at same time we make use of what? मल्टीपल बाइट्स को पढ़ने के लिए, जो मल्टीपल बाइट होता है रो का, उसको रीड करने के लिए एक ही समय में किसका यूज करते हैं? मेमोरी एक्सटेंशन, कैश, शिफ्ट रजिस्टर, लैस। तो इस केस में यूज करते हैं लैस का। डी इसका सही जवाब है, क्या? लैस। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है, बस आप क्वेश्चन करते जाइए आसानी से, ज्यादा घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि हर कुछ क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करें, तो हर क्वेश्चन का अगर पोस्टमार्टम करेंगे तो टाइम भी आपका खराब हो जाएगा और ज्यादा आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अपने आंखों से गुजार सके उतना आप गुजार लीजिए, ठीक है, ज्यादा फायदेमंद रहेगा वो, ठीक है ना। रेदर देन कि आप हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट पढ़िए कि राइट मिस क्या होता है, राइट लेटेंसी क्या होता है। आपको पीएचडी नहीं करना है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है ना। देखिए अगला है कि ड्यूरिंग अ राइट ऑपरेशन इफ द रिक्वायर्ड ब्लॉक इज नॉट प्रेजेंट इन कैश देन डैश अकर्स। देखिए राइट ऑपरेशन के समय में अगर रिक्वायर्ड ब्लॉक है वो प्रेजेंट नहीं है कैश में तो क्या अकर होगा? राइट मिस, राइट लेटेंसी, राइट हिट, राइट डिले। अगर टाइम रहता हमारे पास, अगर 2-4 महीना का टाइम रहता ना, तो हम डिटेल्स में इतना पढ़ा देते कि उतना कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पे, चाहे पेड बैच में उतना कोई नहीं पढ़ा पाएगा, इतना हम आपको पढ़ाते फ्री में। लेकिन टाइम का पाबंदी है, इसलिए जितना ज्यादा क्वेश्चन आप कर सके वही करिए, ज्यादा कंसेप्ट पे अभी मत जाइए। और इसका करेक्ट आंसर है राइट मिस, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। राइट मिस हो जाता है जब राइट ऑपरेशन के समय में रिक्वायर्ड ब्लॉक है वो प्रेजेंट नहीं होता है कैश में, तब। ए इज द राइट आंसर। एजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी क्या होता है? एजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एट दैट एम्फेसाइज इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फेसाइज डिक्रीमेंटल प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फेसाइज न्यूट्रल प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फेसाइज नो प्रोग्रेस। देखिए इसमें 3 टर्म ऐसा है ना कि ऑलमोस्ट ये निगेटिव बात बता रहा है। डिक्रीमेंट हो रहा है, न्यूट्रल रह गया, नो प्रोग्रेस। इसका यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो क्या इंक्रीमेंट करने के लिए ना, किसी भी प्रोग्रेस को घटाने के लिए तो कोई मेथोडोलॉजी का यूज नहीं करेगा कोई, तो कॉमन सेंस भी अगर आप लगा देंगे ना तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फेसाइज इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, ए इज द राइट आंसर। क्योंकि देखा जाए तो तीनों ऑप्शन एक तरह से निगेटिव सेंस दे रहा है कि नहीं। Why do bugs and failures occur in software? सॉफ्टवेयर में bugs और failure क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं? Because of developer, because of companies, because of both companies and developer, none of the mentioned। बताइए। देखिए सिंपल सा बात है, जब कंपनी वाला का और डेवलपर का ध्यान सही से नहीं रहता है काम पे, तो उस केस में फेल्योर और बग्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ चाय पे ध्यान रहेगा, काम पे ध्यान नहीं रहेगा, तो उस केस में क्या होता है, बग्स और फेल्योर आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एसडीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसडीएलसी सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सी इसका सही जवाब है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज व्हाट? डेली और रूटीन फिक्स, रिक्वायर्ड और क्रिटिकल फिक्स, इमरजेंसी फिक्स, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो देखिए जो सॉफ्टवेयर पैच होते हैं ना वो होते हैं इमरजेंसी फिक्स। क्या होते हैं वो? इमरजेंसी फिक्स होते हैं, सी इसका सही जवाब है। तो ये रहे आपके टोटल 65 क्वेश्चंस आज के लिए। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, लेवल्स आपको पसंद आए होंगे और आप इसके आंसर देने में भी सक्षम हो गए होंगे। तो फिर मिलते हैं कल, यानी कि अगले मैराथन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सब कुछ कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है।